हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? सब ज्वाइन हो चुके हैं क्या? सब आ गए क्लास में? हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? क्या चल रहा है भाई? हाँ, कैसे हो सभी के सभी? क्या चल रहा है? आवाज सही है, आवाज सही है, आवाज सही है, आवाज सही है। हाँ, सॉरी? कल के लिए सॉरी चल रहा है? सॉरी चल रहा है कल के लिए, सॉरी? चलो छोड़ो, उसके बारे में हम लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम पढ़ाई करते हैं, है ना? बैच में किस मोटिव से आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में आखिरी में बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है। कल की क्लास एंड करने से पहले जो लास्ट टॉपिक था, मेरे हिसाब से वो लास्ट टॉपिक यही था। बताओ जरा, क्या कल की क्लास को खत्म करने से पहले जो लास्ट टॉपिक मैंने आप सबको कराया था, क्या वो लास्ट टॉपिक ग्लास स्लैब था? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? क्या वो ग्लास स्लैब था? यस और नो? यस? ठीक है ना? ये हमारा कल का आखिरी टॉपिक था। इस टॉपिक को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ, इस टॉपिक को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? लास्ट में मैंने एक टर्म समझाई थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो सबको याद है क्या? वो सबको याद है क्या? बताओ। ग्लास स्लैब, लाइट टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्ट करती है। कहां रिफ्रैक्ट करती है बेटा? बोलो। आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, यहां टकराती है, वापस से क्या होता है, वापस से अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है। कहां जाती है बेटा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रही होती है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। कल मैंने एक चीज बताई थी, ये R1 और ये R2, कल ये मैं बता चुका हूं सब। ठीक है ना? कल ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं, राइट? इसके अलावा लास्ट चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी वो ये था कि अगर ये लाइट डेविएट नहीं होती तो ये इमरजेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया था, राइट? राइट बेटा, है ना? उसके अलावा कल का अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन तुम्हें कराऊं, क्योंकि आज हम कल के ही क्वेश्चंस वगैरह देखने वाले हैं, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कहानी क्या सबको याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है?
डेंसिटी पे, जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, और उतनी ही ज्यादा बेंडिंग, उतनी ही ज्यादा बेंडिंग, याद है? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये भी कल मैंने बता दिया था क्या? याद है ना सबको? आई होप याद है सबको, समझ आया था कल। मैथ की क्लास है? क्या मैथ की क्लास है भाई? कौन सी मैथ की क्लास? हाँ, कौन सी मैथ की क्लास भाई? 8 बजे है क्लास मैथ की। हम्म, अभी कोई क्लास नहीं है बेटा आपकी मैथ की। कौन कह रहा है मैथ की क्लास है? नहीं है, नहीं है बेटा। कहाँ आ गई मैथ की क्लास? कैसी बातें कर रहे हो तुम? 8 बजे, 8 बजे बेटा। नोटिफिकेशन आया है, गलती से चला गया होगा, बट आपकी कोई क्लास नहीं है मैथ की। मैथ की 8 बजे, 8 बजे। अभी कैसे हो जाएगी? क्या बात कर, ठीक है चलो। आजकल एक तो टीम ने कुछ गलत खाना पीना शुरू करा है। वो वाला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आया था? हाँ, मेलोडी खानी है? आया था तुम्हारे पास? हाँ, आजकल टीम, हमारी टीम बड़ी खतरनाक होती जा रही है दिन भर दिन। ठीक है, अब ना कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर देना। बताओ। पहला क्वेश्चन, when a ray of light passes from air to water at an angle of incidence 45 degree, which ray diagram correctly represents? देखो, एयर कहां से कहां जा रही है? एयर कहां से कहां जा रही है? क्या हो रहा है भाई? एयर कहां से, मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से, एयर से वाटर, है ना? रेयरर से डेंसर। आर डी शर्मा जी को क्या पसंद है? आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है। अरे तुम्हारे पास क्यों नोटिफिकेशन आया है? वो क्लास 9th की क्लास है भाई। तुम क्लास 10th वाले हो, तुम क्लास 10th वाले हो, तुम्हारे पास क्यों नोटिफिकेशन आ रहा है? वो क्लास 9th की क्लास है यार। क्या कर रहे हो? नवी वापस पढ़नी है क्या? वापस नवी पढ़नी है? चलो, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इनमें से? यार एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ। एयर से जब वाटर में जाएगा तो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड करेगा, तो ये ऑप्शन देखो, ये देखो, और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा है, वरना सीधी जाती, बट नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करा, तो ये ऑप्शन एकदम सही आंसर है भाई। इसमें क्या कंफ्यूजन आ गई तुमको? इसमें क्या कंफ्यूजन हो गई? हाँ बोल। तब 9th में है ना क्लास तो? नहीं नहीं, 9th के है ना क्लास, तो बच्चों को नोटिफिकेशन कैसे गया? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ था, कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ, प्रैंक प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया। चलो, apparent depth of a pond is less than its real depth. apparent depth यानी अगर तुम ऊपर से देखोगे
अपेरेंट यानी जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है। याद रखना बेटा, इस जीवन में जो तुम्हें दिख रहा है और जो एक्चुअली में है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इस जीवन में जैसा तुम्हें लग रहा है कि वो बात सही हो, ऐसा हर बार सच नहीं होगा। बहुत बार हम धोखा खा जाते हैं, है ना, है ना। तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो यार, है ना। तो धोखा जो है यहां पर भी होगा। एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड की जो रियल डेप्थ है वो बहुत गहरी होती है, बट हमें कम लगती है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मैंने कल भी बताया था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल बताया था मैंने, है ना, कल बताया था मैंने। ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन फॉर अ रेड लाइट बिकॉज। क्या बोल रहा है? अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे ग्लास का वॉयलेट लाइट के लिए, वॉयलेट लाइट के लिए, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा ग्लास का एज कंपेयर टू रेड लाइट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट लाइट का ज्यादा आया किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट से। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या रीजन होगा? कल मैंने बताए भी थे इनके पीछे के रीजन। बताओ बेटा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम 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 कम। याद आया? हाँ। तो अगर वॉयलेट का ज्यादा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी कम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या आ सकता है? एक तो आप इसका आंसर ये देख सकते हो कि द वॉयलेट लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन रेड लाइट। हाँ है ना, ए आंसर इसका। अरे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो इसमें स्पीड कम होगी ना, होगी या नहीं होगी? तो मेन रीजन क्या है? यही है मेन रीजन, यही है मेन रीजन। ठीक है। अच्छा, 9th क्लास में साउंड चैप्टर में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन सा रिश्ता था वो? मुझे बताना सही सही किस किस बच्चे को याद है ना। स्पीड का होता था वो रिश्ता, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये किस किस को रिश्ता याद है? साउंड चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा था, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। अगर 9th पास करिए तो सबने पढ़ा है। स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये किस किसने पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ भैया पढ़ा है। ये भी याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आएगा। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि जो स्पीड होती है किसी भी लाइट की, जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे काम आएगा ये, इसलिए बता रहा हूं मैं। ह्यूमन आई जब हम पढ़ेंगे वहां पे काम आता है ये, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। ठीक, चल आगे देखते हैं। The ray of light is incident as shown. A, B, C, D are the three different media. Which among the following option are correct? थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ए बी सी ये तीन अलग अलग मीडियम है, ए बी सी तीन अलग अलग मीडियम है, और हमें ऑप्शंस में ये सब दे रखा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताओ। ये क्वेश्चन देखा देखा सा नहीं लग रहा तुम्हें? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है? क्या कहते हो? क्या कहते हो? मुझे एक बात बताओ, लाइट मान लो यहां से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, जानी तो सीधी थी बट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, यानी एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, है ना। और क्या तुम्हें वो जो मैंने ग्लास स्लैब पढ़ाया था, वो जो इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 3 है, क्या है बराबर होने चाहिए? क्या एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होना चाहिए? हाँ है ना। तुम बोलोगे भैया बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब एंगल 3 यहां है और एंगल 4 देखो ज्यादा है, एंगल 4 बड़ा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। पर मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में, इस पूरे क्वेश्चन में, क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4? जल्दी बताओ, यस और नो, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि आपने ग्लास लैब में भी लिखा था, हमें याद है, हमको याद है। हाँ भैया लिख सकते हो, पर तुम ये नहीं लिख सकते। ग्लास लैब में
हम एंगल 1 और एंगल 4 को बराबर क्यों करते थे? पता है क्यों करते थे? मैं बताता हूं। क्योंकि ग्लास स्लैब में ये ग्लास है, ये ग्लास है ना, यहां भी एयर होती थी और यहां भी एयर होती थी, दोनों तरफ एयर होती थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता था। बट यहां पर बेटा ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है। जब ये और ये दोनों मीडियम अलग अलग हो जाएं तो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। क्लास 12th की फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर जब तुम पढ़ोगे वहां पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, बट मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। ठीक है, समझे? तो यहां पे 1 और 4 को तुम बराबर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर तो वैसे बहुत सिंपल है, एंगल 3 और 2। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। A ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.5। मान लो पहले एयर था, फिर एक मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एंटर्स मीडियम बी, फिर उसके बाद वो मीडियम बी में जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, एंड फाइनली एंटर्स मीडियम सी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ठीक है, इफ द रे इमर्जेस आउट इन एयर फ्रॉम सी, यानी सी से अब ये जो है ये एयर में जाएगी वापस, है ना, सी से, यानी सी से अब डायरेक्टली एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट लीस्ट, यानी किसमें बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे कम होगी? क्या लगता है तुम्हें सबसे कम कहां होगी बेंडिंग ऑफ लाइट? बताओ, बोलो। जल्दी बताएं, कुछ बच्चे सही आंसर दे भी रहे हैं। यार तुम ये देखो, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, जहां पे सबसे कम है, कम कहां पर है? यहां से 1 से 1.5, 1.5 से 1.3, सबसे कम कहां है? यहां है। जब ए से बी में जाएगा तो देखो डिफरेंस कितना कम है, डिफरेंस कितना कम है। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होगा ना बेटा, उतना कम बेंड होगी लाइट। और अगर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बेंड नहीं होगी लाइट, तो लाइट बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो जितना कम होगा ए और बी, तो इसका आंसर आएगा ए और बी। किस किसने सही आंसर दिया है? समझ गए ना कॉन्सेप्ट? देखो, अगर आपको लीस्ट बेंडिंग देखनी है, इसमें बोल रहा है बेंडिंग इज लीस्ट, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे बदल रहे हैं उस पेयर को उठा लो। और अगर क्वेश्चन में होता मैक्सिमम बेंडिंग, तो मैक्सिमम बेंडिंग के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करते? लास्ट वाला। जब 2.42 से एयर में जा रहा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? चलो अगला, वाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? मैंने कल भी बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसमें चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेंसिल होती है इट अपीयर टू बी बेंट, यानी हमें लगता है, एक्चुअली में होता नहीं है, बट इट अपीयर्स टू बी बेंट। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये तो मैंने आपको कल कराई दिया है, ये तो आपको मैंने कल बता ही दिया। ग्लास स्लैब वाला जो क्वेश्चन है पूरा, वो जो अभी ड्राइंग आपको करके दिखाई वो बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी ये करोगे क्या? हाँ ये कर देंगे भैया, तो जरा ये करके बताओ।
समझ में आ रहा है अभी तक सारी चीजें? पीके लिख दो यार एक बार, मुझे भी पता चल जाए तुम लोगों को दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ। और सुनो, और सुनो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिका, सुनो मेरी बात। सी, होता क्या है कि मैं तुम्हें 2 दिन से एक चीज बोल रहा हूं, यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिफ्रैक्शन, तुम अपने सीनियर से पूछना, रिफ्रैक्शन में हर बार बच्चों के नंबर कटते आए हैं। क्यों कटते आए हैं? क्योंकि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है। हाँ मैं समझ रहा हूं मुश्किल है, और मैंने तुम्हें 2 दिन से मैं लेक्चर में बोल रहा था कि बेटा थोड़ा सा ना शांति बनाए रखो। और ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस में हंसी मजाक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि क्लासेस में फन नहीं होगा, वो तो होगा, बट कभी कभार थोड़ा सा सीरियस हमें रहना होता है। तुमसे बोल रहा हूं। अब होता क्या है ना बेटा, एज अ टीचर कभी कभार ना मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूं ये देख के कि यार जब मैं 2-3 बार बच्चों को बोल चुका हूं एक ही चीज मैं बोल चुका हूं कि यार इस क्लास में थोड़ा शांत रहना, बट उसके बाद भी अगर तुम वही हरकत बार बार करोगे, एक बार की बात नहीं बेटा, है ना? मैंने कल की क्लास में शुरू से इग्नोर करा। शुरू से बच्चे कोई इधर की बातें कर रहा है, कोई उधर की बातें कर रहा है चैट में, फिर छुट्टी छुट्टी छुट्टी। बहुत बच्चे, एक बच्चे नहीं था, 2 बच्चे नहीं थे, हजारों बच्चे कल छुट्टी 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 कर रहे थे। तो होता क्या है, एज अ टीचर ना आपकी मोटिवेशन खत्म होती है। समझो मेरी बात, मैं तुम्हें कोई डांट नहीं रहा हूं, है ना? मैं बस एज अ बड़ा भाई तुमसे एक चीज बोल रहा हूं, बात को समझा करो। होता क्या है कि ना, देखो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मेरे को एक बात बताओ, मैं यहाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुम्हें? क्यों पढ़ा रहा हूं? भैया आपको सैलरी मिलती होगी, पैसा मिलता होगा? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? बाकी टीचर्स को मिल रहा होगा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोफेशन में ना मजा आता है, ये चीज पैसे के लिए है ही नहीं ना। समझ रहे हो बात को? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूं कि दिस इज नॉट फॉर मनी। लोग काम करते हैं सैलरी के लिए, मैं नहीं करता काम सैलरी के लिए, सबको पता है। ये काम मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इस काम से मुझे लगाव है, ये मेरा प्यार है ना? वरना टीम कितनी बार बोल चुकी है कि सर अब टीम बहुत बड़ी हो गई है और टीचर्स पढ़ा लेंगे, आप अभी आपके लेक्चर्स कम कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट हर बार आके मैंने बोला कि नहीं यार मुझे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई लव दिस जॉब। मेरे को मजा आता है जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मुझे मजा आता है जब मैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मुझे मजा आता है जब वो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं और बोलते हैं भैया यार आपने वो पढ़ाया था और मजा आ गया, समझ आ गया। यही तो है ना? समझ रहे हो बात को? यही तो है। और जब तुम इस चीज को खराब करते हो ना कि यार मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम, मुझे नहीं लगता तुम पूरे साल भर अभी पढ़ोगे। शायद अपन को 2 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, अप्रैल से स्टार्ट करा था, 2 महीने में तो तुमने शायद 1 या 2 दिन भी नहीं देखा होगा जब मैंने अपनी एनर्जी से नहीं पढ़ाया होगा। हाँ एक दिन मैं बीमार था, उस दिन जरूर मैं मानता हूं, बट उसके अलावा तुम्हें कभी नहीं लगा होगा, कभी नहीं लगा होगा कि मैं यहां पर खड़ा होकर अपना 110% नहीं दे रहा हूं। यू विल नेवर फाइंड दिस। पूरे साल भर में अक्टूबर तक क्लासेस होंगी, मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, 1-2 दिन जब मैं बीमार होऊंगा उससे ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि मेरी एनर्जी डाउन है, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? कि इस चीज से मुझे प्यार है यार, तुम लोगों से प्यार है मुझे, तुम लोगों की रोस्टिंग करने में मजा आता है, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने में मजा आता है। बट एटलीस्ट मैं इतना डिजर्व करता हूं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं गलत, मैं इतना डिजर्व करता हूं कि तुम लोग, जब मैं बोल रहा हूं ना बेटा कि यार अब ना थोड़ा शांति बनाए रखना, अब ना ज्यादा चीजें मत बोलो, अब थोड़ा फोकस करो, तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं डिजर्व करता हूं कि तुम लोग उस बात को फॉलो करोगे। करता हूं नहीं करता? एटलीस्ट एटलीस्ट इतना तो है ना, इतना तो है ना हमारे बीच का यार, कि तुम इतनी बात तो सुन लोगे। और जब तुम ये नहीं करते तब बुरा लगता है यार, तब बुरा लगता है ना? मुझे मुझे कल नहीं था मन कि मैं क्लास को बंद करके चला जाऊं, बट जो तुमने करा ना कल, वो अच्छा नहीं था। समझ रहे हो ना बात को? अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे ने करा, नहीं, 20-25% बच्चे होते हैं जो कि ये करते हैं, उस वजह से पूरी क्लास सफर करेगी। समझ रहे हो ना बात को? सो
मैं बस इतना बोल रहा हूं कि थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। ऐसा तो है नहीं कि हमारी क्लासेस में फन नहीं होता, मस्ती नहीं होती। तुमने देखी है हमारी क्लासेस तो कैसी होती हैं यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी तुम्हें अगर मतलब मुझे लगता नहीं कि तुम्हें मैं तुम 10 से जिस दिन निकल जाओगे ना, उस दिन तुम्हें क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगी क्या? और उस दिन तुम बोलोगे कि भैया वो जो क्लासेस की मस्ती थी वो उन क्लासेस के साथ चली गई, वो कभी 11वीं 12वीं में नहीं मिल पाएगी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना। ये ये लाइफ, ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं, ये वापस नहीं आता जब ये चला जाता है। एंड देन यू विल मिस कि भैया उस समय पे छुट्टी 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 लिखते करते थे और आज क्लास ले लो एक, फिर तुम ये बोला करोगे। ठीक है, ये टाइम है, एंजॉय करो यार। आ जाओ, क्वेश्चन किस किस से हुआ? क्वेश्चन किस किस से हुआ, जल्दी बताएं। किस किस से क्वेश्चन हो गया? The image below shows the refraction of light in three transparent rectangular box XYZ made of different material. When they are placed in air, the angle of incidence is different in each case, but the angle of refraction is same in all three blocks. Okay. Compare the speed of light. Okay. क्या बात है जी। देखो, तीन बॉक्स दे रखे हैं X, Y, Z, और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों में अलग अलग डाला गया है। डायग्राम से दिख भी रहा होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, और इसका बहुत कम है। दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना डायग्राम में, है ना, या फिर यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है, बट जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबका बराबर था, सबका बराबर था। तो हुआ क्या होगा कि इस मीडियम ने लाइट को ज्यादा बेंड करा होगा। अरे हाँ या ना, इसने लाइट को ज्यादा बेंड करा होगा। अरे हाँ या ना, इसने लाइट को थोड़ा कम बेंड करा होगा, और इसने तो लाइट को बहुत कम बेंड करा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, फिर वाई वाला मीडियम आता है, और फिर एक्स वाला मीडियम आता है। हाँ या ना, हाँ या ना। जो सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोस्ट, है ना। तो सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है। हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हो यार, पर क्वेश्चन में ही नहीं पूछा। क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो, कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसका उल्टा आएगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, इसमें उससे कम होगी, और सबसे कम होगी इस वाले में, है ना। बस इसका उल्टा, इसका उल्टा। बताओ कोई दिक्कत? इसका ये आंसर है। इसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। डन है, पी के आगे क्लास में। चलो चलो, अच्छा एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी जो अपन देख भी चुके हैं कि एक बकेट लेनी है आपको, बकेट के अंदर कॉइन प्लेस करना है। क्या करना है, बकेट के अंदर जो है आपको ऐसे कॉइन प्लेस करना है। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि जो कॉइन है उसकी एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में कितना फर्क है। एक्चुअल डेप्थ यानी एक्चुअली में कितना नीचे है, और जब तुम ऊपर से कॉइन को देखोगे तो कॉइन तुम्हें ऊंचा दिखाई देगा, कॉइन तुम्हें ऊंचा दिखाई देगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, व्हाई दिस हैपेंस? दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light travels from water to air, it bend, so coin appear raised and shifted from real position. बात समझ में आई? ये वैसे मैं तुम्हें बता चुका था कल भी, बट बताओ समझ में आया? है? ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब मैं एक अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक आखिरी टॉपिक है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दो में डिवाइडेड है।
दो पोर्शंस में बेसिकली डिवाइडेड है। अच्छा मुझे पहले उससे पहले बताओ, कल मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था ना कि रिफ्रैक्शन कौन से केस में नहीं होगा। दो केसेस होते हैं, जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो बराबर हो जाए या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए, क्या मैंने ये बताया था? नहीं। जब लाइट को परपेंडिकुलरली भेजें, याद है क्या तुम्हें? जब लाइट को किसी भी मीडियम के परपेंडिकुलरली भेजोगे तो वो हमेशा सीधी जाएगी, तो हमेशा सीधी जाएगी। बताया था कल, बताया था कल। अब इसी केस के लिए, इसी केस में मुझे बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बताओ। समझे मैंने क्या बोला? मैंने कल तुम्हें बताया था कि रिफ्रैक्शन तब नहीं होगा जब हम एक लाइट को परपेंडिकुलरली डालेंगे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90। 90 बहुत बढ़िया, 90। सब बच्चे 90 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड, क्या बात है, 90, वाह यार बहुत बढ़िया, 90 90, वाह यार बहुत सही यार। तो आपका आंसर एकदम मतलब 90, सब सब एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 90, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये गलत है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब नॉर्मल भी तो इसी के ऊपर ही आएगा, अगर नॉर्मल बनाओगे भी तो नॉर्मल तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, 90 डिग्री पे ऊपर आएगा। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा यहां पे? 0 डिग्री, 0 डिग्री। चलो, अच्छा मैं तुम्हें क्या बता रहा था? मैं तुम्हें बता रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। जैसे तुम्हारे रिलेटिव होते हैं, है ना, जो कि खतरनाक ही लोग होते हैं। और एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यानी मान लिया अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का एक फिक्स्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वो फिक्स्ड है ना, क्या वो कभी बदलेगा? क्या वो कभी बदलेगा? मुझे पता है तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, कोई भी बदल जाता है भैया, ये भी बदल सकता है। नहीं नहीं, अभी नहीं बदलेगा पर ये, है ना। हाँ, क्या ये कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि मैं कल आपको बता चुका हूं। किसी भी मीडियम का अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला है सी बाई वी। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। डन। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है दूसरी चीज, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नई चीज है। इमेजिन करते हैं एक लाइट थी जो कि एक मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था और एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था। तो वो n1 से आई और n2 में बेंड हो गई। ठीक है, n1 से आई और n2 में बेंड हो गई। अब अब अभी तक हमने n1 की जगह यहां पे एयर, हम एयर अज्यूम करते थे, हाँ या ना, कि एयर से आई और पानी में चली गई। बट अब दो अलग अलग मीडियम है। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो, बच्चों कंफ्यूज होते हैं इसमें। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर ये दोनों अलग अलग मीडियम हो, मान लो ये वाटर है, ग्लास है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो अब अगर मुझे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बता सकता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग है। बताओ कितना होगा इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जहां लाइट जा रही है और जहां से लाइट आ रही है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जहां लाइट, सुनना बेटा, जहां लाइट जा रही है और जहां से लाइट आ रही है, बात हो गई खत्म भाई, खत्म है। जहां लाइट जा रही है और जहां से भैया जी हमारी लाइट आ रही है, बस n2 बाय n1, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तरीका क्या होता है देखो, तरीका क्या होता है देखो, क्वेश्चन में ये गिवन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टू विद विद रिस्पेक्ट टू, ये टर्म सुना है तुमने, विद रिस्पेक्ट टू n1। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू n1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, तुमसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा है। एक टर्म याद रखना, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं, मतलब कोई गलत चीज में नहीं बोल रहा हूं, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। अब भैया इससे क्या समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं, बस। विद रिस्पेक्ट टू n1, जिसकी इज्जत करते हैं उसको, खत्म खत्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? n2/n1 को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से भी है, n2 1 ऐसे लिखा जाता है बेसिकली, है ना। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू यही होती है, n2/n1। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको। डन, समझ आया? क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? तो एक बार पी के लिखो। क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, तो n2/n1, n2 1 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना, क्या है इसका मतलब? n2/n1। ठीक है, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं n2 1 इक्वल्स टू n2/n1, क्या मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था? ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताया था भैया? बताया तो था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं इस फॉर्मूले के आगे, अगर मुझे इसको स्पीड की फॉर्म में लिखना है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, v1/v2। क्या कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? यह फॉर्मूला बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। क्या करा भैया? n2/n1 लिख दिया। अगर मुझे इसको स्पीड की फॉर्म में लिखना है इसी आंसर को, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको उल्टा कर दूंगा, बस v1/v2 कर दूंगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उल्टा करती है। बस 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 बस, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? कुछ बच्चों की हालत तो ना ऐसी है कि उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा, उन्हें इस चीज का डर है कि एग्जाम में कौन सा टीचर आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीचर मैटर्स। है ना? अगर भैया अच्छे टीचर आ गए तो हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सब हो जाएगा। आप हमें मौका तो दो, बट अगर भैया खराब टीचर आ गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है भैया, लाइफ में लाइफ में टिश्यूज से ज्यादा इश्यूज हो रखे हैं। लाइफ में टिश्यूज से ज्यादा इश्यूज हो रखे हैं। क्या बायोलॉजी वाला जोक सुना दिया तुमने तो यार। ठीक है जी, इतना समझ में आया तो हम बढ़ते हैं आगे। डिडिंग 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 डिडिंग। चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया भाई, इतना इजी क्वेश्चन, बताओ बताओ भला यार। The refractive index of the medium is the speed of light in the medium। थोड़ा ज्यादा तेज बढ़ दिया। बताओ क्या लगता है यार? ऑब्वियस सी बात है यार, कम होगी ना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम होगी यार। भैया ये तो वही बात हो गई फिर तो यार। बताओ, लेस देन स्पीड ऑफ वैक्यूम, कैसी बातें कर देते हो यार तुम यार, है? अरे ये ज्यादा कौन लिख दिया बे? ज्यादा कौन लिखा? ए कौन लिख रहा है? क्या? कैसे होगी ज्यादा? एक बात मुझे बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा
स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 होता है, 1 1 1। अगला, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर दिस एंड दिस, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कैसे निकालोगे, पहले सोचो। मैंने अभी तुम्हें एक ये रिश्ता क्या कहलाता है बताया है, कौन सा रिश्ता याद है कुछ? ये रिश्ता क्या कहलाता है, निकाल लो यार, अरे निकाल लो भाई, निकल जाएगा यार भैया ये तो। देखो हमें दो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यानी अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू स्पीड इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड इन वाटर, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो क्या क्या गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का भी है, और स्पीड किसकी गिवन है, स्पीड इन ग्लास, ग्लास की स्पीड भी गिवन है, लाइट की स्पीड इन ग्लास गिवन है। तो हमें ये निकालना है, बस निकाल लो, निकाल लो, सॉल्व करो और बताओ। इसको मैं नहीं कराऊंगा, सॉल्व कर लो। चले, कर लिया ना सबने, आंसर आ गया होगा। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये इंडेक्सेस लिखते हैं, इसका मतलब सेम ही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा है ये, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने क्या बोला था, जिसकी इज्जत करते हैं उसको, अब लिख लोगे, मतलब इसमें हमसे बोल रहा है एन वाई डिवाइड बाय एन एक्स, ये तो बोल रहा है वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना है, x का कितना है, दोनों को डिवाइड कर लो, y का है 4/3, x का है 6/5। अच्छा सुन लो यार, ओ हो मेरे 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 बच्चों, मुझे पता है तुम्हारी गणित एक तो इतनी खतरनाक है, सुनो यार भाई, ये डिवाइड करना सीख लो, सुनो, आओ यार तुम्हें थोड़ी सी गणित सिखा दूं यार, आ जाओ यार, सुनो यार, 4/3 डिवाइड बाय 6/5, तो बेटा इसमें क्या करते हैं, सुनो, ये इसको ना हम ऊपर ले जाते हैं, बट इसको हम रेसिप्रोकल समझते हो, तुमको अगर मैं उल्टा लटका दूं तो तुम रेसिप्रोकल हो जाओगे, तुम्हारा सर नीचे टांग ऊपर, समझ गए, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेंगे, बट हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, ओके, तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, वाह कितना मुश्किल है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 4 बेटा 20 होता है, 6 इंटू 3 बेटा 18 होता है, यस, वेरी डिफिकल्ट मैथ आई नो। फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ 2 से डिवाइड, 2 की टेबल आती है बेटा, 2 2 जा 5, 5 नहीं बेटा 4, ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/9, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आता इन लोगों को, एक बार में ना समझ आ रहा इनको। चलो, the refractive index of a medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is this, what is the speed of light in medium A and B respectively? करो सॉल्व। देखो पहले मीडियम ए देखो, मीडियम ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और तुम्हें एक फॉर्मूला याद है, पहला वाला फॉर्मूला P/V, स्पीड इन लाइट इन एयर जो कि हमें पता है, और स्पीड इन लाइट इन दैट मीडियम जो कि हमें निकालनी है। तो अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सी की वैल्यू हमें पता है, और वी ये है जो कि हमें कैलकुलेट करना है।
तो v को इधर ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁸8। ये किसके लिए आ गई? ये पहले मीडियम की स्पीड आ गई, पहले मीडियम में एयर की स्पीड आ गई, लाइट की स्पीड आ गई, सॉरी, है ना। सिमिलरली इसी सेम फॉर्मूले से आप दूसरे वाले के भी निकाल लेना, ठीक है। दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3/1.33 इंटू 10⁸8। कैलकुलेट कर लेना और आंसर बता दो, कैलकुलेट कर लेना और आंसर बता दो। 2.25 ये आ रहा है क्या? 2.25 आएगा क्या? 2 कुछ ऐसा। ये आ रहा है? क्या बात कर रहे हो बेटा, क्या बात कर रहे हो, क्या ही बात कर रहे हो भाई, ये आना चाहिए ना। सॉल्व कर लो ना इसको। चलो, light enters from air to glass having refractive index this, what is the speed of light in glass? अरे बहुत इजी है यार, इसको कर लेना खुद से, इसको तो खुद से कर लेना। हम मुश्किल सवालों पे बढ़ते हैं फटाफट से, इसको खुद से कर लेना बेटा, ठीक है। मुझे आपको कुछ मुश्किल सवाल कराने हैं यार, ये क्या बेसिक बेसिक सवालों में फंस रहे हैं अपन, थोड़े अच्छे सवाल लाओ। The refractive index of diamond is 2.42 while that of glass is 1.5. Which substance slows down light more? किसमें लाइट की रफ्तार कम है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा होगा उसमें लाइट की रफ्तार कम होगी, तो आंसर होगा डायमंड। डायमंड, डायमंड से याद आया, लास्ट बैच का नाम डायमंड ही तो था, है ना, डायमंड बैच। चलो, तो डायमंड क्या कर रहा है? स्पीड को स्लो कर रहा है। इन विच सब्सटेंस विल रिफ्रैक्शन बी ग्रेटर? किसमें ज्यादा होगा? डायमंड। व्हाई डज डायमंड स्पार्कल मोर ब्राइलेंटली देन ग्लास? जो डायमंड होता है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो क्यों करता है? क्यों करता है बताएगा कोई? क्यों करता है? क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है। तो देखो, लाइट को जितना ज्यादा बेंड करोगे लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्शन होगा अंदर, है ना, क्योंकि वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है ना, बेंड्स मोर लाइट। अगला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज दिस एंड मीडियम बी इज दिस, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ बोथ मीडिया। क्या बोला है इसमें? कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम। अच्छा, ए और बी के अंदर स्पीड हमें गिवन है, तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है C/V, है ना। C की वैल्यू तो तुम्हें याद ही होगी, 3 × 10⁸। और अगर मैं A के लिए निकालूंगा तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं B के लिए निकालूंगा तो मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे इसके लिए भी स्पीड गिवन है जो कि है 1.25, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना। विच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर? रेयरर यानी जिसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी किसकी कम होती है बेटा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस आएगा ए और बी में से, चेक कर लेना, वो आपका आंसर होगा। हाउ विल लाइट बेंड व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी? देखो, ए से बी में जब लाइट ट्रैवल करेगी, जब लाइट ए से बी में करेगी तो कहां बेंड करेगी? कहां बेंड करेगी? तुमने इसका आंसर निकाला हो तो ये तो 1.5 आया होगा, और ये कितना आया होगा? ये कितना आया बेटा? हाँ, 2 पॉइंट कुछ आया होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ए जो है वो तो रेयरर है, और बी जो है वो डेंसर है, क्योंकि देखो उसका ज्यादा है। तो कहां पे कहां बेंड करेगी? आर डी शर्मा जी को नॉर्मल पसंद है, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी। अबे, अबे कैसे करेगी? ए से बी में भाई, ए देखो रेयरर है, डेंसर है, आर डी शर्मा को नॉर्मल पसंद है।
इसका 1.5 आएगा, इसका 2.4 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी के लिए रहने दो, क्योंकि तुम्हें साइन की अभी वैल्यूज याद नहीं होंगी, रुक जाओ, ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे तुम, इस क्वेश्चन को करो। हमें 3 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, इसमें हमसे क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, इन विच ऑफ द टू केसेस डज रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। किसमें बेंड करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स में। आर डी शर्मा, जब रेयरर से डेंसर में जाती है। ठीक है, तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और इसका ये है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, यानी पहले केस में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा केस, जब बी से सी में जा रही है, डेंसर से रेयर, डॉक्टर को नॉर्मल पसंद नहीं है, तो इस केस में अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। बताओ भाई, लाइट की स्पीड कब इंक्रीज करेगी, कैसे इंक्रीज करती है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो लाइट की स्पीड बढ़ती है। तो किस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है, अगर तुम इस केस को देखोगे, बी वाले केस को, ये ए केस है, ये बी केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा है, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। During an experiment in laboratory, Tushar derived refractive indices of 4 medium A, B, C, D as shown below. Help Tushar to identify media which light. अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट किसमें मिनिमम होगी, किसमें मैक्सिमम होगी, पहले तो ये बता दो। मिनिमम किसमें होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, और मैक्सिमम किसमें होगी, डन। इसका रीजन दे देना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, जिसका सबसे कम होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। इसकी इज्जत करते हैं उसको, डिंग 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 डिडिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी ए डिवाइड बाय बी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ए ये है, बी ये है, लिख दो 1.33 डिवाइड बाय 1.44, बस ये रहा आपका आंसर। डन। कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं है क्या, अरे क्वेश्चन था बहुत अच्छा, वो कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा है मुझे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाँ ये तो हमने कर लिया ना शायद, ये तो हमने कर लिया। इसको वैसे एक बार आप ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ना, जिसपे SW लिखा है वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जो कि थोड़ा नया होगा तुम सबके लिए, तो मिल नहीं रहा है, बट मुझे कोई बात नहीं, चलो चलो इसी को कर लेते हैं। A light ray travels from water to glass if the angle of incidence is this. Calculate the angle of refraction in glass. वाह, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ भाई, सॉल्व करो।
बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, अब यहां पानी से ना ग्लास में जा रही है एयर, तो सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सबसे पहले तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। मैंने तुम्हें क्या बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका, जिसमें जा रही है और जिससे आ रही है उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ग्लास में जा रही है तो ग्लास है 1.52, देखो डिवाइड बाय पानी से आ रही है 1.33, तो ये तो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो मैंने ये कैलकुलेट करा। सेकंड स्टेप तुम्हें स्नेल्स लॉ याद है? स्नेल्स लॉ क्या बोलता था? स्नेल्स लॉ बोलता था साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, क्योंकि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहां पे, है ना? तो इस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, यानी मुझे इसको इसके बराबर रखना होगा। तो मैं लिख सकता हूं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू 1.52 डिवाइड बाय 1.33। ठीक है, अब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 40 डिग्री, तो साइन 40 डिवाइड बाय साइन आर इक्वल्स टू 1.52 1.33। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ भी लोगे तो साइन 40 की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता। वैसे तो जब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साइन 40 की आपको वैल्यू गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है, और क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे 10th क्लास में साइन 40 क्या होता है, तुम्हें याद भी नहीं करनी है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें कहां तक करके आना है मैं बता देता हूं। पहले इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा कितना 1.33 साइन 40 इक्वल्स टू 1.52 साइन आर। ठीक है, और ये 1.52 को बस यहां पर ले जाओ, डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में ले आओ, बस तुम्हें इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ देना है, क्योंकि तुम्हें अभी ट्रिग्नोमेट्री उतनी नहीं आती कि तुम रिफ्रैक्टिव जो अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू निकाल पाओ। उतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें अभी नहीं आती है, तुम्हें बस इतना छोड़ना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसकी इज्जत करते हैं उसको नीचे डाल देना, ये तो डिवाइड करना है बस दोनों को। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स द ग्लास। देखो वाटर से जब ग्लास में जा रही है तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कमेंट में लिख दो, लिख दो भाई। ऑब्वियस सी बात है भैया, डिक्रीज होगी। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम होगी ना, देखो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो डिक्रीज होगी। क्या बात है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली दोस्तों। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। चलो चलो, कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। ये वाला नहीं, रुको 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 रुको, रुक जाना नहीं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है। एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराने वाला हूं वो ये है, आ जाओ, सीबीएसई 2025 का ये सवाल है और अच्छा सवाल है, देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ थ्री मीडियम एबीसी। देखो इसको ध्यान से देखो, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है? यहां पे लाइट बेंड ही नहीं हुई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का होगा और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का होगा वो दोनों बराबर होंगे। जस्टिफिकेशन क्या दोगे, बेंड ही नहीं हुई। ठीक है, अब यहां देखो, यहां लाइट इस डायरेक्शन में जाने वाली थी बट लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हुई, कहां हुई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कब होती है डॉक्टर, जब डेंसर से रेयरर में जाता है, डेंसर से रेयरर। कौन सा है रेयरर, ये वाला, और ये रेयरर है मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सी, क्योंकि सी में रेयरर, डेंसर रेयरर, रेयरर यानी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली क्या मैं यहां लिख देता हूं, मुझे बताना मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, एन ए इक्वल्स टू एन बी
और ये ग्रेटर हैं, किससे ग्रेटर हैं? इससे। कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट की रिश्ता बताओ, स्पीड ऑफ लाइट की रिलेशन बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट का रिश्ता इसका अपोजिट होगा। तो जो आपने लिखा है इसका उल्टा लिख दो। इसका क्या करो, इसका यहां पे मैं उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट इसमें होगी और इन दोनों में बराबर होगी, इन दोनों में बराबर। बात खत्म, बात खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, ठीक है। अब इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब आपको ना डायग्राम्स को वापस से ड्रॉ करना है और कुछ केस गिवन है। केस क्या गिवन है? ऑब्लिकली एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मेड मोर देन दैट ऑफ ए एंड सी। अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बी की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको ज्यादा कर दूं ए और सी के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसका एक तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है। ये पूछा गया है बेटा सीबीएसई में। इसकी जो डेंसिटी है बी वाले पार्ट की, ये ज्यादा हो गई है ए और सी के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले लाइट आएगी रेयरर से डेंसर, तो कहां पे बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर डेंसर रेयरर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। बस आपको ऐसा एक पाथ ड्रॉ करना था, वही ग्लास स्लैब वाला पाथ। ठीक है, ठीक है ना? उसके अलावा द रे फॉल्स नॉर्मली फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अगर नॉर्मली यानी 90 डिग्री पे फॉल करेगी तो डायग्राम कैसा दिखेगा? तो डायग्राम आपका सिंपल सा दिखेगा कि ये लाइट एकदम सीधी गई और ये लाइट पास कर गई इससे, है ना। इधर जाके जरूर बेंड कर जाएगी, इधर जाके जरूर बेंड कर जाएगी, बट यहां से एकदम सीधी निकल गई 90 डिग्री पे, है ना। कोई कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी अगर 90 डिग्री होगा। था ना बढ़िया क्वेश्चन? बताओ मुझे, था या नहीं था बढ़िया क्वेश्चन? जल्दी बताओ। हाँ, था या नहीं? चलो, अब कुछ कुछ और होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ और होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे कि एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। एक और होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ट्राई करना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूं जो कि इस रिफ्रैक्शन का आखिरी सवाल होगा, और इस क्वेश्चन को जिसने सही करा उसको पिज्जा पार्टी। ओए होए पिज्जा पर फर्स्ट टाइम में जिसने सबसे पहले सही करा वो, ठीक है। और मैं इसको मैं प्रिंट नहीं करवा के लाया हूं क्वेश्चन, क्योंकि प्रिंट करता तो तुम नेट पे देख लेते हैं। स्मार्ट हो गया हूं मैं, स्मार्ट हो गया हूं। तो आओ भाई पिज्जा पार्टी, हैशटैग पिज्जा पार्टी क्वेश्चन जिसने सबसे पहले दिया पिज्जा पार्टी क्वेश्चन, आ जाओ भाई। पिज्जा पार्टी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। क्या आप तैयार हैं? कुर्सी की पेटी बांध रखी है आप लोगों ने? बांध रखी? अरे बांध रखी नहीं बांध रखी? रेडी हो ना? बोलू क्वेश्चन, बोलू क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। तीन मीडियम है एबीसी, तीन मीडियम है एबीसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू बी, उसकी वैल्यू है 4/5, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी, उसकी वैल्यू है 5/9। तो आपको ये बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, अरे यार इतने सारे बच्चों ने दे दिया गया सही आंसर। अरे इतने सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया गया। बेटा क्या होता है पिज्जा? पिज्जा खाना सेहत के लिए बेकार होता है।
मेरा तो यही मानना है कि पिज्जा तो बहुत ही बेकार होता है, खाना ही नहीं चाहिए हमको। छी 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 नहीं खाना चाहिए पिज्जा। आंसर 4/9 एकदम सही आंसर है, सबने सही आंसर दिया है। लुट जाऊंगा भाई मैं, कितने लोगों को दुखो मजा, मेरे मुंह से निकल गया, माफ कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल था, जिसको समझ नहीं आया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू 4/5 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी की वैल्यू है 5/9। आपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एन ए बाय एन बी इंटू एन बी बाय एन सी, तो बी से बी कट जाएगा, तो ये एन ए बाय एन सी रह जाएगा, जो कि हमें चाहिए। यानी कुछ नहीं करना था, बस इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/9। वाह यार, आवाज यार, इतने स्मार्ट हो गए बेटा। बहुत बेकार चीज है पिज्जा वीजा यार, छी 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 छी, बस सेहत खराब होती है। हेल्थ 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 पे कौन फोकस करेगा भाई, यार मैं तेरे साथ कुछ गलत करूंगा, है हेल्थ पे नहीं बात नहीं करनी। ठीक है यार, कितने बच्चों ने सही दे दिया, दिक्कत हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया एड्रेस कैसे भेजना है? एड्रेस कैसे भेजना है यार, देखते हैं कुछ। मिलोगे ना, जब मिलोगे तब, जब मिलोगे तब, जब मिलोगे तब, ठीक है, जब मिलोगे तब। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सभा को करते हैं अंत, कल मिलते हैं। ये मुझे क्या बना देते हैं डेली डेली यार, ये क्या लोग हैं यार, कुछ भी बना देते हैं मुझे एक तो। चलो कल मिलते हैं, कल लेंस को स्टार्ट करेंगे, है ना। और लेंस वैसे अगर तुमने मिरर समझ में आ गया ना तुम्हें, तो लेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो लेंस में उतनी दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। लेंस एक्चुअली में इजी है, बट लेंस के न्यूमेरिकल थोड़े मुश्किल होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है 2 लेक्चर और लगेंगे, कल का लेक्चर और 1 लेक्चर और लगेगा हमें, 2 लेक्चर्स के अंदर आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, लेंस के 2 लेक्चर हैं, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो, सी ऑल टुमारो, जब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। सी ऑल, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, सेम टाइम सेम जगह, बाय 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 बाय।